सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। ख्वाब एक टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छूटा तो छूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है साथ मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का तीसरा क्लास। बेसिक चीज़ें समझाएंगे और एकदम बेसिक से बात करेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। तो आज हमारा जो शुरू होगा क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो ये जो चतुर्भुज का क्लास होगा ना, ये क्लास नंबर 3 है। आपने अगर पीछे के 2 क्लास नहीं देखे हैं, जो कि एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर दिखा दूं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ज्योमेट्री करके, तो आप देख लीजिएगा। ज्योमेट्री में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। खैर बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसे भी बताते रहे जो आपको मेंसुरेशन में भी काम आएगा। दोस्तों अभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया था ऐसे ये समानांतर चतुर्भुज है। आपको मैंने बताया था वीडियो में, आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखें तो बहुत आसानी से आप समझे होंगे कि पहले तो 2 तरह के चतुर्भुज है, एक समानांतर और एक है भैया समलंब चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज में कुछ जो है वो समचतुर्भुज भी है, जैसे वर्ग और समचतुर्भुज किसको कहते हैं ये देख लीजिए। हम हर वीडियो में आपको चर्चा कर दिए थे। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये समचतुर्भुज है। और आपको पता होगा मैंने ये बात बताया था कि अगर इसका कान पकड़ के ऐसे खींच दे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। भुजा तो वही है, इसकी चारों साइड बराबर है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ये भी है, समचतुर्भुज ये भी है, लेकिन इसका स्पेशल नाम एक वर्ग है, आई सम में चतुर्भुज कहलाएगा। आपको मैंने बताया था कि ये आयत है और आयत में, आयत को देखिए, आयत के दोनों कान पकड़ के ऐसे खींचिएगा, इसे पकड़ के खींचिएगा तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा दोस्तों, और इस टाइप का बन जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज इसलिए कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजा समानांतर है, यानी पैरेलल है, कभी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। और एक तीसरा हमारा लास्ट का जो है वो है समलंब चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की 2 भुजा समानांतर होती है और 2 असमानांतर होती है। यानी इस भुजा को हम आगे की ओर अगर बढ़ाएंगे सीधा तो आगे एक दूसरे को काट देगा कहीं ना कहीं, इसीलिए ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ये इसकी भुजा समानांतर नहीं है 2। तो ये तो समलंब है, समलंब का स्पेशल आगे हम काम करेंगे, बताएंगे। अब दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको ये बात पता है कि इसका एरिया निकालना हो तो भुजा स्क्वायर। आपको पता है कि अगर इसकी ऊंचाई, यानी ये अगर आपको आधार और ये आधार, इसको ऐसे, इसको ब्रेथ और लेंथ कहते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। यानी लंबाई चौड़ाई पता है तो गुना कर दीजिए, ठीक है। या सीधी बात आप कहिए कि आधार गुना ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है। क्या होता है भैया, आधार गुना ऊंचाई, ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए होता है, समानांतर चतुर्भुज के लिए। जैसे इसके आधार ऊंचाई गुना करिए, आधार ए ऊंचाई ए गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, हो गया। सुनिए, इसका आधार ऊंचाई गुना करिए तो L गुना B, ये इसका एरिया हो गया। समानांतर चतुर्भुज ये है तो इस पर भी लागू होगा
लेकिन इसकी ऊंचाई ये नहीं कहेंगे, ये तो तिरछा हो गया। तो आप यहाँ से जब लंब डाल देंगे तो ऊंचाई पता चल जाएगा। इसमें भी आप इसका एरिया a इंटू एच कह सकते हैं, और इसका भी एरिया अगर आप लंब डाल के ऊंचाई पता कर ले, इस तरह के कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा जहाँ से एच निकलेगा, तो इसका आधार कुछ भी मान लीजिए, जो भी आधार हो, आधार और इसका ऊंचाई h, इसको गुना कर दोगे तो इसका भी एरिया हो जाएगा। ये सब पर लागू होगा, आधार गुना ऊंचाई इसकी एरिया के लिए। ये सारे समानांतर चतुर्भुज पर लागू होगा। अब दोस्तों कुछ कुछ कंडीशन सब में अब अलग अलग आता है। जैसे वर्ग का तो भुजा स्क्वायर आपको पता है, आइए, और आपको ये भी पता है कि किसी वर्ग के दोनों कोना को पकड़ के खींचे हम तो हमें प्राप्त हुआ वो समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज भी समानांतर है। समानांतर का मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर। इसका एरिया निकालने के लिए आपको, हालांकि ये सब मेंसुरेशन में पढ़ना है एरिया की बात, ये इसका पहला विकर्ण हो गया। मान लीजिए इसका नाम A B C D, चारों शीर्ष दे दिए A B C D। अब देखिए, तो इसका एरिया के लिए एक और फॉर्मूला होता है 1/2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2। अब पहला विकर्ण को आप D1 कहिए, दूसरा विकर्ण को D2 कहिए, तो D1 गुना D2। आप कह सकते हो समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब कहिएगा सर ये समचतुर्भुज है क्या? क्या ये समचतुर्भुज नहीं है? बिल्कुल है, ये भी समचतुर्भुज है, वर्ग भी समचतुर्भुज है। क्यों? सम माने बराबर और चतुर्भुज माने चारों भुजा, इसकी भी तो चारों भुजा बराबर है, तो ये भी समचतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला इस पर लगेगा कि नहीं? तो हाँ लगेगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये सेट रहता है कि वर्ग के एरिया के लिए हम केवल भुजा स्क्वायर लगाते हैं। भैया 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, इस पर भी लगेगा। चलिए हम लगा कर दिखा देते हैं कि कैसे लगेगा, ताकि आप अब हमेशा के लिए ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए कि ये केवल इसी पर लगेगा और इस पर लगेगा कि नहीं, इस पर भी लगेगा। देखिए, अगर मान लीजिए इस वर्ग की प्रत्येक भुजा हम दे देते हैं, थोड़ा सा वर्ग भी बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। आयत बन गया। चलो, अगर मान लो इसकी भुजा हम 4 दे देते हैं, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक वर्ग है। आप इसका क्षेत्रफल जानते हैं, इसका क्षेत्रफल जो बचपन से आपने पढ़ा है, भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे एरिया को, क्योंकि 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अभी इस फॉर्मूला पर बनेगा। आपको पता है जब वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हमारा हो जाएगा √2 गुना भुजा, यानी कि गुना होगा 4 और √2 का, तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। दोस्तों वर्ग का एक विकर्ण अगर 4√2 है तो दूसरा भी 4√2 ही होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में समान होता है। वर्ग में ये विकर्ण और ये विकर्ण, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होगा? समान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फार्मूला पर रखते हैं 1/2 और 4√2 एक विकर्ण है, पहला विकर्ण 4√2, दूसरा विकर्ण भी तो 4√2 ही होगा। अब देखिए, ये अगर आप काटते हो तो √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, ई 2 से ई 2 कट गया, क्योंकि √2 गुना √2 2 हुआ, ये कट गया। अब बोलिए 4 गुना 4 कितना हुआ? 16 हुआ कि नहीं? तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यानी ये फॉर्मूला समचतुर्भुज पर लगने का मतलब कि खाली ऐसने वाला समचतुर्भुज पर ना, ऐसने वाला टेढ़के पर नहीं, ये वर्ग पर भी लागू होगा, क्योंकि वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे इस बात को। आइए दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं और समझाते हैं। एक बात पक्का है कि जो हम आपको बताएंगे वो याद हो जाएगा। देखिए, ये सारे समानांतर चतुर्भुज पर लागू होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ।
समानांतर चतुर्भुज का मतलब कि इसमें वर्ग भी होगा, आयत भी होगा। इसको कान पकड़ के खींचते हैं जो बनता है हमारा समचतुर्भुज और समानांतर, उस वो भी होगा, चारों पर लागू होगा, केवल समलंब को छोड़ के। समलंब के लिए स्पेशल हम आगे बताएंगे। और मान लीजिए कि ए बी सी डी ये वर्ग की चारों शीर्ष बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण, मान लीजिए ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण D2 D1, चारों भुजा के वर्गों का योग इस दोनों वर्ग के विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर। ध्यान देना, यहां से यहां तक का स्क्वायर, यहां से यहां तक का स्क्वायर, यहां से यहां तक के स्क्वायर, यहां से यहां तक के स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर ई भुजा हुआ, प्लस बी सी स्क्वायर ई भुजा हुआ, प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए यानी ए डी स्क्वायर बराबर होगा D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। बहुत जरूरी का जानकारी है ये। अब देखिए, इसको हम सिद्ध करके देखते हैं कि आखिर चारों भुजा के वर्गों का योग इन दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर कैसे होता है। तो भैया मान लीजिए कि अगर इसकी भुजा 10 है, 10 है, 10 है, अगर ये वर्ग है तो चारों भुजा 10 होगा। ध्यान देना, तो अब क्या होगा, इसका विकर्ण कितना आ जाएगा पता है? विकर्ण होता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू भुजा यानी 10। ठीक है, अब बताइए, आप ही बताइए, अगर बात करें हम एक भुजा का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 10 का वर्ग 100, तो 10 का वर्ग 10 का वर्ग 10 का वर्ग 10 का वर्ग 4 बार, यानी 100 100 100 100 4 बार हो गया। इधर 400, इधर कितना आ जाएगा? 400। अब बराबर पहला विकर्ण फिर दूसरा विकर्ण भी तो इतना ही रहेगा, दोनों विकर्ण की लंबाई समान है इसमें। आइए, तो 10 इतना का वर्ग करिए, √2 इंटू 10 है ना, इसका वर्ग करिए। ऐसा ऐसा कै बार? एक बार और लीजिए, √2 इंटू 10 इसका स्क्वायर। दोस्तों ये है आपका 400, चारों भुजा के वर्गों का योग। 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 100 दूना 200 ई वाला हुआ, और उसी तरह 200 उसमें से आ जाएगा। बोलिए 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 400, यानी इधर वाला उधर वाले के बराबर हो गया क्या? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया चारों भुजा के वर्गों का योग जो होगा उसके दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। आप कहेंगे कि सारी वर्ग में ना लागू होगा, ये वर्ग में लागू होगा, आयतों में लगेगा काई? समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज सब में, हाँ इस सब में लागू होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि और किसी में लागू होता है कि नहीं। चलिए अब ध्यान देंगे जरा। मान लीजिए कि एक आयत है, आयत, इसकी एक भुजा 4 और एक भुजा 3 मैंने ले लिया। आपको पता है इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? ये विकर्ण जो होता है आधार का स्क्वायर, आयत में ये विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है यहाँ आधार और ऊंचाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योग, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा, अगर आयत की चौड़ाई यहां 3 है तो इधर भी 3 ही होगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा। अब देखिए, और आपको इतना पता है कि अगर ये 4 है ये 3 है तो ये वाला 5 आ जाएगा समकोण त्रिभुज के नियम से। देखिए यहां विकर्ण निकल के आया है, 16 9 हुआ 25, स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट, और डी बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तब विकर्ण 5 आया कि नहीं? और दूसरा विकर्ण भी 5 आएगा, क्योंकि आयत है, आयत हो या वर्ग हो, इसमें दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में समान होता है। अब बताइए चारों भुजा के वर्गों का योग ये दोनों के वर्गों के विकर्ण, मतलब दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा।
इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं, फिर इस 3 का स्क्वायर करते हैं, चारों भुजा जोड़ते हैं, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं, फिर ये 3 का स्क्वायर करते हैं, बराबर। देखिए पहला विकर्ण है 5, इसका वर्ग, और दूसरा विकर्ण भी 5 होगा, इसका भी वर्ग। क्या हुआ है? चारों भुजा के वर्गों का योग दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा। देखिए 16 और 9 25, फिर 16 9 25, यानी 25 25 कितना हुआ इधर? 50। और इधर भी देखिए 5 के स्क्वायर 25 और फिर 25 कितना हुआ? 50 हुआ, यानी कि दोनों तरफ 50 हो गया ना। केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़ दें तो जितने भी चतुर्भुज हैं उन सारे चतुर्भुज के चारों भुजा के वर्गों का योग उसके दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी जरूरत कहां पड़ेगा हमें? हो सकता है ये आपको आयत पर न पूछे, आयत पर तो कभी लंबाई चौड़ाई देकर विकर्ण पूछ लेता है, लेकिन ये इसका जो यूज होगा हमें सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज पर खूब होगा। आपसे क्वेश्चन देगा, देखिए ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, इस 7 दे देगा, मान लीजिए 9 दे दिया, एक विकर्ण 8 दे दिया, इस विकर्ण की लंबाई 8 दे दिया, ये 8 है, और ये वाला विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ लेगा, कह देगा कि एक समानांतर चतुर्भुज है, और इस समानांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजा, दो लगातार भुजा है, 2 साइड आपको दे देगा, 2 साइड 7 और 9, और एक विकर्ण दे देगा 8, और दूसरा विकर्ण आपसे पूछ ले तो इसको मान लीजिए x। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? अगर ये समानांतर चतुर्भुज यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ई वाला भी 9 होगा, ये 7 है तो इधर 7 होगा। अब कहिएगा सर ये सम चतुर्भुज तो ना है, ये अलग अलग भुजा है। तो देखिए ये जो बनता है टेढ़का वाला फिगर वाला जो बनता है, या तो वर्ग के कान खींचकर बनता है या आयत के कान खींचकर बनता है ना। तो आयत के खींच, अब वर्ग को खींचे तो वर्ग वाला रहेगा तो चारों भुजा बराबर होगा, वो सम चतुर्भुज होगा। और समानांतर वाला में आमने सामने की 2 भुजा बराबर रहेगा, इसलिए हम समझ गए 7 है तो ये भी 7 होगा, और 9 है तो इधर भी 9 होगा। समझे? ऐसे पकड़ लिए हम। अब देखिए अब क्या करना है, तो भैया 9 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर यानी 81 81 2 बार, तो 2 इंटू का है ना, एक के बार इसका स्क्वायर और एक बार 7 वाला का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 9 के स्क्वायर लिखना है और 2 बार 7 के स्क्वायर लिखना है। तो 2 बार यहाँ लिख के 9 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर कर दिए। अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 के स्क्वायर और प्लस x के स्क्वायर। ठीक बात है। अब लीजिए ये 2 और इधर 81 और प्लस 7 के स्क्वायर 49 होता है, अब बराबर 8 के स्क्वायर 64 होता है, प्लस x स्क्वायर हुआ। अगर हम 81 और 49 को जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10 हो जाता है, 8 4 12, 1 13 हो जाता है, 130 दूना 260। ये 260 में से आकर 64 घटेगा, 64 घटेगा बराबर x स्क्वायर, यानी 96 बच जाएगा। 96 और उधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? जरा 1 मिनट, चलिए माफ़ी चाहते हैं, कैमरा पर ही सूरज की रोशनी पड़ने लगा था, ध्यान दीजिए। तो 260 में से हम 64 को घटाते हैं तो 96 और बराबर हमारा x स्क्वायर, यानी 14 आ गया x का मान। x के मान कितना? 14, यानी कि ये जो विकर्ण है वो हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप बेसिक चीज़ अच्छा से पढ़िएगा ना तब जाके आपको समझ में आएगा। ऐसे ही एडवांस मैथ से लोग कांपते रहते हैं। चाहे ये वर्ग हो, इसके दोनों विकर्ण, वर्ग अगर है तो दोनों विकर्ण की लंबाई समान होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज कहाँ से बना? समचतुर्भुज कहाँ से बना? तो समचतुर्भुज इस वर्ग के कान को पकड़ के खींच के बना दिए। अब इसके दोनों विकर्ण की लंबाई समान नहीं रहेगा, विकर्ण समान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा खींचेंगे ये लंबा होगा, ये छोटा होगा। ये बात पक्का है।
अब देखिए अगर आयत है, देखिए आयत है तो आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में समान होगा, लेकिन जब इसके कान को पकड़ के हम खींच देंगे तब ये कभी भी दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में समान नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटता है। 90 डिग्री पर वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये बात पक्का है। इसमें क्या होगा, इसके भी दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटता है। इसकी चारों साइड बराबर होती है, इसके भी चारों साइड बराबर ही होगा, इसके चारों साइड बराबर ही होगा, समचतुर्भुज ही है, क्योंकि इसके कान को पकड़ के खींचे भुजा तो वही है। लेकिन विकर्ण क्या होगा कि यहां से यहां तक जितना होगा उतना यहां से यहां तक होगा, लेकिन फिर इतना जितना ये है उतना ही ये नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा हो चुका है और ये लंबा हो चुका है। तो इधर का जो लंबाई होगा इधर के लंबाई के बराबर होगा। वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, और द्वि माने दूगो, अब भाजित माने भाग दे देना यानी बांट देना। समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर भाग में बांट देने वाला। तो 90 डिग्री पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेगा, इसमें भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेगा। जितना इधर होगा उतना ही इधर, तो समद्विभाजित यहाँ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चारों टुकड़ा आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि इसमें चारों टुकड़ा आपस में बराबर होगा विकर्ण का। आयत की अगर हम बात करें तो आयत में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को, चूंकि इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होगा, और उतना ही इधर भी होगा उतना ही इधर। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 आयत में, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं काटता है। आप कहिएगा कितना पर काटता है, तो 90 पर नहीं काटता है, तो इसे नहीं बता सकते। हो सकता है कि आयत में ई भुजा और कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए, तो जितना ज़्यादा भुजा घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ एंगल घटते बढ़ते रहेगा, तो ये फिक्स नहीं है। और वही बात इसमें भी लागू होता है। हाँ, ये बात है कि इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, और इसमें इतना, जितनी लंबाई इधर से इधर उतनी ही लंबाई इधर से इधर, लेकिन ये भी 90 डिग्री पर नहीं काटता है। तो इस बात को याद रखना है, 90 डिग्री पर जब ये नहीं काटा तो इसी से ये बना, तो ये भी नहीं काटेगा। 90 डिग्री पर वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है, तो ये भी काटेगा। ठीक है। हाँ, जब टेढ़ा हो जाएगा तो ये चारों टुकड़ा बराबर नहीं होगा, और सीधा है उसमें चारों टुकड़ा विकर्ण का आपस में बराबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आया होगा। और सारे बेसिक जानकारी हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। धुरीना ऐप पर क्लास चलता है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, और ऐसे भी टेस्ट बिल्कुल फ्री है वहाँ पर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।